Hello, my dear friend. My name is Amit Punia and I'm your English teacher. Today's topic is verb. Verb यानी कि क्रिया. What is a verb? क्रिया क्या है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोई भी सेंटेंस वाक्य में या तो किसी स्टेट, कंडीशन, आइडिया को दिखाया जाता है या फिर किसी एक्शन को दिखाया जाता है. तो ए वर्ब इज ए वर्ड. वर्ब एक शब्द है दैट शोज जो दिखाता है एन एक्शन, एक क्रिया को, स्टेट यानी कि स्थिति को, या फिर कंडीशन अवस्था को. फॉर एन एग्जाम्पल, सी रन्स फास्ट. वह तेज दौड़ती है. देखो दोस्तों, इसमें एक्शन क्या हुआ? दौड़ने का. ही इज हैप्पी. वह खुश है. देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी एक्शन नहीं हुआ, लेकिन एक स्टेट या अवस्था को कंडीशन को बताया है. ही इज हैप्पी. वह खुश है. यहाँ पर इज है वो हमारी मेन वर्ब है, न कि हेल्पिंग वर्ब. दे स्लीप अर्ली. वे जल्दी सोते हैं. तो सोना यहाँ पे क्या है? वर्ब. मीनिंग ऑफ वर्ब शोज. मीनिंग ऑफ शोज वर्ब क्या दर्शाता है? वर्ब क्या दर्शाता है? एक्शन, कार्य. यानी कि किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट करता है उसे हम एक्शन कहते हैं. जैसे कि ही राइट्स ए लेटर. दे प्ले क्रिकेट. तो देखिए दोस्तों, पहले वाक्य में राइट आया, यानी कि वह क्या करता है? राइट यानी कि लिखता है. दे, वे क्या करते हैं? प्ले यानी कि खेलते हैं. स्टेट, अवस्था. ए कंडीशन और सिचुएशन नॉट एन एक्शन. यानी कि जब कोई सेंटेंस में काम न दिखाकर किसी सिचुएशन या कंडीशन को दिखाया जाए तो वे स्टेट की कैटेगरी में रखी जाती हैं. जैसे कि ही इज हैप्पी, आई एम टायर्ड. देखिए दोस्तों, दोनों ही सब्जेक्ट में एडजेक्टिव यूज हुए हैं इज के बाद और एम के बाद. एक में इज के बाद हैप्पी आया और दूसरे में एम के बाद टायर्ड आया. हैप्पी और टायर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं एज ए कॉम्प्लीमेंट. लेकिन इज और एम, इन दोनों को, ही और हैप्पी, आई और टायर्ड, दोनों को जोड़ने का काम कर रही है. तो इन्हें हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं. और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इज और एम वर्ब्स हैं. अगला है दोस्तों पोजीशन, यानी कि अधिकार दिखाने वाली वर्ब्स. जैसा कि हमने पढ़ा था दोस्तों कि पोजीशन को हम प्रेजेंट में हैज और हैव से, पास्ट में हैड से और फ्यूचर में विल हैव से शो करते हैं. और इनकी नेगेटिव फॉर्म क्या थी? डू नॉट हैव, डजंट हैव, डिडंट हैव और वॉन्ट हैव. पोजीशन ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस. वर्ब वाक्य में कहाँ आती है? जैसे कि सी टीचेज इंग्लिश. वह अंग्रेजी पढ़ाती है. यहाँ पर सी क्या है? एक लड़की यानी कि फीमेल का प्रोनाउन. और टीचेज यानी कि पढ़ाना, जो कि एक वर्ब है. और प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होने के कारण इसमें एस लग गया. और क्या पढ़ाती है? इंग्लिश, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. तो इसमें वर्ब कहाँ आई? आफ्टर द सब्जेक्ट. लेकिन दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं होता है. जो आपकी नॉर्मली जो आपकी वर्ब आती है, वो चाहे लिंकिंग वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब हो, तो उन्हें हम, उनके बाद मेन वर्ब आती है. मैंने कहा मेन वर्ब, वर्ब नहीं, मेन वर्ब. यानी कि जिस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी हो और साथ में अनदर एक्शन को भी शो करे, तो उन वर्ब्स को हम मेन वर्ब कहते हैं. शॉर्ट डेफिनेशन में देखें तो वर्ब बताती है कि सब्जेक्ट क्या करता है और यह क्या है. ओके दोस्तों, अब देखते हैं वर्ब दो तरह की होती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूं शायद किसी वीडियो में कि ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक. यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब वे होती हैं जिनके बाद
आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में ऐसा नहीं होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट सेंस देता है आपका जो सब्जेक्ट और वर्ब है वो। अब बात करते हैं व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, हम ऑब्जेक्ट के बारे में जान चुके हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था नाउन केस में। तो यहां पर हम पता लगाएंगे व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। यानी कि ऑब्जेक्ट वह व्यक्ति, वस्तु या जानवर होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव करना मत पड़ना मतलब जो किसी नाउन, प्रोनाउन या फिर किसी थिंग या एनिमल को एड्रेस करती है या फिर उसका रेफर करती हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन डायरेक्टली। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पर सीधा प्रभाव पड़े, जैसे कि सी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। वोट रोट वोट, इसको पता लगाएंगे ए वोटर। रोट वोट ए लेटर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही किक द बॉल, किक्ड वोट द बॉल। यानी कि जो आपकी वर्ब है वो किसके लिए काम कर रही है। यानी कि सब्जेक्ट तो बताता है कि मैं ये काम करूँगा, और वर्ब ये बताती है मैं किसके लिए काम करूँगी। तो जो किसके लिए काम करूँगी यानी कि कह सकते हैं कि वर्ब जिसे रेफर करेगी, जो वर्ब को रिसीव करेगा, उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात होती है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन एक सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसका मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट का एक्शन है वो सीधे किसी इफेक्ट कर रहा है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सीधा रेफर न करके या सीधा अपना इफेक्ट न डाल के अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे नाउन को बताता है या प्रोनाउन को बताता है, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं व्हाट इज एन एक्सिलरी वर्ब। देखो दोस्तों, एक्सिलरी वर्ब शायद आपको नया लगे सुनने में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं उन्हीं को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे कि सेंटेंस में प्रत्येक सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ओके दोस्तों, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब को मैं सिंपली डिफाइन कर दिया कि जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। जैसे कि बी वर्ब्स। बी वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव की कौन सी होती हैं? हैज, हैव, हैड। और डू की कौन सी होती हैं? डू, डज और डिड। मॉडल एक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं? देखो दोस्तों, इसे इन्हें हम डीपली मॉडल के टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर आइडिया देता हूँ कि व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू मॉडल। देखिए दोस्तों, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू। देखो दोस्तों, ये सभी मॉडल वर्ब होती हैं। यानी कि कई बार हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट का मूड दिखाना होता है। यानी कि सब्जेक्ट क्या करना चाहता है, यानी कि क्या बताना चाहता है या किसे बताना चाहता है या कैसे का मतलब निकालना चाहता है, तो उन्हें हम मॉडल वर्ब कहते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ सब्जेक्ट। व्हाट इज जेरेंड। जेरेंड क्या होती है? जेरेंड होती है दोस्तों जब हम किसी वर्ब के अंदर आईएनजी लगा देते हैं और उसका प्रयोग एज ए नाउन सेंटेंस में करते हैं तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। अब हाउ ए जेरेंड यूज्ड, यानी कि जेरेंड यूज कैसे ली जाती है। जेरेंड एज ए सब्जेक्ट, यानी कि जेरेंड आपका सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। जैसे रीडिंग इम्प्रूव नॉलेज। देखो दोस्तों, रीड हमारी वर्ब थी, इसमें लगा आईएनजी,
तो रीडिंग मतलब हो गया पढ़ना। यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम ना करके एज एन सब्जेक्ट काम करेगी, तो हम इसे जेरेंड बोलेंगे। जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट। आई लाइक रीडिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी जो लाइक है वो हमारी मेन वर्ब है, और रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, जो कि एक नाउन यानी कि नाउन को रेफर कर रहा है। और चूंकि ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया है तो इसे कहेंगे जेरेंड, ऑब्जेक्ट जेरेंड। जेरेंड आफ्टर प्रीपोजिशन। अगर कोई प्रीपोजिशन फॉलो करती है किसी जेरेंड को, तो उसे हम कहते हैं जेरेंड आफ्टर प्रीपोजिशन। जैसे कि ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। फॉन्ड ऑफ यानी कि शौकीन है किस चीज का? प्लेइंग का। तो यहाँ पे प्लेइंग यानी कि खेलना मेन वर्ब न होकर एक नाउन है, जो किसके साथ कनेक्ट है? ऑफ के साथ। तो हम कहेंगे यह एक प्रीपोजिशनल जेरेंड है। सी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ पर दोस्तों अफ्रेड हमारी मेन वर्ब है, और स्पीकिंग एक नाउन है जिसे हम ऑफ से बता रहे हैं। और ऑफ चूंकि एक प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशनल जेरेंड हो जाएगी। ऑफ स्पीकिंग। जेरेंड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स। जब किसी जेरेंड का उपयोग जस्ट वर्ब के आफ्टर आईएनजी फॉर्म में किया जाए, यानी कि जो हमारी जेरेंड फॉर्म होती है वो एक्चुअली में वर्ब प्लस आईएनजी होती हैं, जिन्हें हम नाउन के तौर पे यूज लेते हैं। अगर वो जस्ट वर्ब के बाद आ जाएं तो उन्हें हम जेरेंड आफ्टर सर्टेन वर्ब कहेंगे। जैसे सी इंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स, यानी कि वो क्या करता है, आनंद किस चीज का लेता है? रीडिंग नॉवेल्स। तो रीडिंग यहाँ पे क्या हो गया? नाउन। अगला है दोस्तों, दे अवॉइड टेलिंग लाई। यहाँ पे अवॉइड क्या है? हमारी मेन वर्ब। और टेलिंग क्या है? जो डिस्क्राइब कर रही है लाई को। जेरेंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। जब कोई जेरेंड कॉम्प्लीमेंट में यूज हो तो उसे हम जेरेंड एज कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे माई हॉबी इज पेंटिंग। यहाँ पर देखो दोस्तों, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो इज हमारी हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, या मेन वर्ब कह लीजिए, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, या फिर लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, जो जोड़ रही है माई हॉबी को पेंटिंग के साथ। वॉट इज पेंटिंग माई हॉबी? वॉट इज माई हॉबी? पेंटिंग। तो इस तरह से हम अपना पता कर सकते हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, जो कि मैंने नाउन केस में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगला होता है दोस्तों, जेरेंड इन कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन होते हैं जो एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने हों, जैसे कि स्विमिंग पूल, रीडिंग रूम। तो इन्हें हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। और जब किसी कंपाउंड नाउन में एक जो वर्ड होता है वो आईएनजी वाला होता है, यानी कि जेरेंड वाला होता है, उसे हम जेरेंड इन कंपाउंड नाउन कहेंगे। अब है दोस्तों, व्हाट इज एन इन्फिनिटिव वर्ब। देखो दोस्तों, कई बार एक ही सब्जेक्ट में दो वर्ब आ जाती हैं। एक तो होती है जिस पर हमारा मेन फोकस होता है, और दूसरी लो फोकस वर्ब होती है, तो उसे हम टू लगाकर और फिर जो वर्ब होती है उसकी बेयर फॉर्म लगाकर एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे कि टू गो, टू ईट, टू रीड। जब हम किसी वर्ब को पूर्णतया इन्फिनिटिव बनाना चाहते हैं तो उससे पहले टू लगाते हैं। जैसे आई वांट टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पर वांट हमारा मेन वर्ब है, और जो दूसरी वर्ब आई है टू लर्न यानी कि सीखना, वो हमारी एक इन्फिनिटिव वर्ब है। देखो दोस्तों, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। जब हिंदी सेंटेंस में है, हूँ, था, थे, थी, गा, गे, गी, उससे पहले जो वर्ब आती है वो होती है हमारी मेन वर्ब। और मेन वर्ब से पहले जो आती है वो होती है इन्फिनेटिव। जैसे कि मैं सीखना चाहता हूँ। चाहना यहाँ पर हमारी मेन वर्ब हो गई, और उसके पीछे आई सीखना। सीखना हमारी दूसरी वर्ब हो गई। तो पहली वर्ब को हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेंगे,
और दूसरी जो वर्ब चाहता के पीछे आई सीखना, उसे हम टू लगाकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला है दोस्तों बेयर इन्फिनेटिव। अगला है दोस्तों बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि जीरो इन्फिनेटिव। कहने का मतलब जब किसी वर्ब को सीधा सीधा उसकी फर्स्ट फॉर्म लेकर यूज कर लिया जाए विदाउट टू लगाए हुए, तो उसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर दो वर्ब है दोस्तों। अगर हम कैन को एज ए मेन वर्ब बोले तो वो मेन वर्ब भी है, और दूसरा स्पीक यहाँ पर उस वो भी एक मेन वर्ब है। तो जो कैन है वो एक मॉडल वर्ब है, जो कि एज एन हेल्पिंग वर्ब काम कर रही है, ऑक्सिलरी वर्ब काम कर रही है। दूसरी वर्ब है स्पीक, जो कि हमारी मेन वर्ब है। तो यहाँ पर स्पीक को सीधा का सीधा बिना टू लगाए यूज ले लिया, चूंकि हम मॉडल को मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं, इसलिए एक तरह से वो भी वर्ब हो गई और ये भी वर्ब हो गई। तो दोनों में को बनाने के लिए दोनों ही बेयर इन्फिनेटिव हैं। तो देखो दोस्तों, सी मेड मी वेट, उसने मुझे इंतजार करने के लिए मजबूर किया। तो सी मतलब वह हमारा फीमेल प्रोनाउन है, जो किसी लेडी को रेफर करता है। फिर है मेड, जो कि मेक की सेकंड फॉर्म है। और फिर मी यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद दोबारा से क्या आया, एक वर्ब आई, वेट। तो ये क्या है, बिना टू के लगी हुई वेट हमारी बेयर इन्फिनेटिव कहलाएगी। लेट हिम गो, उसे जाने दो। तो देखो दोस्तों, लेट भी एक तरह से वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है आज्ञा देना। और यहाँ पर जाना यानी कि गो भी एक मेन वर्ब है, जो बिना टू के इस्तेमाल हुई है। देखो दोस्तों, जब बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो आप समझ लीजिए कि जो वर्ब है वो बिना टू के इस्तेमाल होती है। इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट, जैसे टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इज माई गोल। अब देखो, ये पूरी की पूरी फ्रेज टू स्पीक यानी कि बोलना क्या, इंग्लिश, फ्लुएंटली मतलब धारा प्रवाह यानी कि एकदम स्मूथली और बिना रुके टुके। तो ये पूरी की पूरी जो फ्रेज है ये एज एन सब्जेक्ट काम कर रही है, जिसमें टू स्पीक को इंक्लूड किया गया है। इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव एज एन ऑब्जेक्ट। सी प्लान्स टू ट्रेवल अबॉर्ड, व्हाट सी इज प्लानिंग टू ट्रेवल अबॉर्ड। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे टू ट्रेवल लिखा है, तो जिसका मतलब है यात्रा। और प्लान मतलब क्या होता है, योजना। अब्रोड मतलब विदेश। और सी मतलब वह विदेश जाने की योजना बना रही है। तो प्लान्स क्या हो गया, बनाना। और किस चीज की, टू ट्रेवल वर्ड अबोर्ड, यानी कि पूरी की पूरी फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रही है। तो जो इसमें टू ट्रेवल आया है वो एक इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। अगला है दोस्तों, व्हाट इज पार्टिसिपल वर्ब। पार्टिसिपल वर्ब क्रिया का वह रूप है जो एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जो आपकी पार्टिसिपल वर्ब होती हैं दोस्तों, वो तीन प्रकार की होती हैं। चलिए इन्हें अब एक एक करके देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, द क्राइंग बेबी इज हंग्री। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्राइंग यानी कि वर्ब में आईएनजी लगाकर इस्तेमाल किया एज ए नाउन, तो इसे कहेंगे क्राइंग यानी कि रोता हुआ। बेबी इज हंग्री, बच्चा भूखा है। आई सो रनिंग ट्रेन, ए रनिंग ट्रेन। बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ज्यादातर वर्ब में ईडी लगने से उसकी थर्ड फॉर्म बन जाती है, तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। द ब्रोकन गिलास, यानी कि टूटा हुआ कांच, वॉज ऑन द फ्लोर, जमीन पर था। देखो दोस्तों, ग्लास की विशेषता यानी कि एडजेक्टिव किसने बताया, ब्रोकन। यानी कि जब हम
पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं तो एज ए सब्जेक्ट न करके एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे कि ए रिटन लेटर वॉज फाउंड, द टायर्ड वर्कर रेस्टेड। तो देखो दोस्तों, तीनों ही सेंटेंसेस में ब्रोकन गिलास, रिटन लेटर, टायर्ड वर्कर, इनसे पहले, गिलास से पहले, लेटर से पहले और वर्कर से पहले जो वर्ब की थर्ड फॉर्म या पार्टिसिपल यूज हुई है वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है। अगला है दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो दिखाता है कि एक काम दूसरे काम से पहले पूरा हो चुका है। जैसे कि ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम। उसने अपना काम पूरा करके वह घर चला गया। यानी कि हैविंग फिनिश्ड यानी कि काम पूरा करके, हैविंग ईटन फूड खाना खाकर। तो ऐसे सेंस आए तो उन्हें हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब बात करते हैं पार्टिसिपल फ्रेज की। जैसे वॉकिंग अलोंग द रोड, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक फ्रेज बन गया जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ही मेट हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से मिला। अगला है ब्रोकन बाय द स्ट्रॉम द ट्री फेल डाउन, यानी कि तूफान की कारण टूटा हुआ पेड़ जमीन पर गिर गया। यानी कि ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और फ्रेजेस के रूप में इस्तेमाल हुए हैं जो कि पार्टिसिपल से शुरू हो रहे हैं, उनको हम पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे। व्हाट इज लिंकिंग वर्ब, जो लिंकिंग वर्ब होती हैं वो दिखाता है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट, हाउ इज द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कैसा है, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो दोस्तों लास्ट वन देखते हैं, फाइनाइट वर्ब और इन नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर कोई वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती है तो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। कोई वर्ब है, यानी कि वर्ब कहने का मतलब इज, एम, आर, डू, डज के साथ अगर हम किसी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो वो वर्ब बदल जाती है। जैसे कि डू के साथ एस या ई एस नहीं लगता वर्ब में, डज के साथ वर्ब में एस या ई एस लग जाता है। इसी तरह से जब इज एम आर का प्रयोग कंटिन्यूस में करते हैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जब हम किसी भी टेंस का परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो दोस्तों, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की जो टेंस के अकॉर्डिंग है वो चेंज हो जाती हैं, उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। ऐसी वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब या ये कह सकते हो टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। तो जो वर्ब की हमने ऊपर जो वर्ब देखी, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड, ये तीनों ही आपकी क्या कहलाएंगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो दोस्तों टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, मैं जब भी आपको कोई लेसन पढ़ाता हूँ तो जो टेक्स्ट रिटन है उसको न पढ़ाकर खुद से एक्सप्लेन करता हूँ कि चीज़ें क्या हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अदरवाइज टेक्स्ट तो रिटन है ही, फिर मेरी क्या ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को फिलअप करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, धन्यवाद।